तो चलिए दोस्तों, आज फिर से हम उस पेपर को कंटिन्यू करते हैं इसका डिस्कशन। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारा। क्वेश्चन है, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी। क्या है? साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी सिस्टम इज कॉमनली यूज्ड इन हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन इन द फॉलोइंग क्रॉप्स। ये बताना है कि जो सीएमएस सिस्टम है वो कौन सी क्रॉप्स में जनरली यूज्ड होता है। ठीक है। तो सबसे पहले हमें देखना है, जैसे ये एक जनरल क्वेश्चन हो गया, मतलब हम खुद की सेल्फ अंडरस्टैंडिंग से भी इसको कर सकते हैं। जैसे यहाँ सबसे लास्ट का ऑप्शन देखो, चिकपी लिखा हुआ है। क्या आपने कभी भी ऐसा सुना है कि चिकपी के अंदर या जो ग्राम होता है उसमें कोई हाइब्रिड डेवलपमेंट हुआ है? नहीं सुना। तो सबसे पहले उन ऑप्शंस को आप रिजेक्ट कीजिए जो इस क्वेश्चन से रिलेवेंट नहीं है। तो चिकपी नहीं हो सकता। क्या आपने गेहूं के अंदर या वीट के अंदर कोई हाइब्रिड सुना है क्या? नहीं सुना है। इसलिए हम कहते हैं कि वीट के अंदर भी कोई इस तरह का मेल स्टेडी सिस्टम नहीं यूज होता है जो कि हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में यूज होता हो। अब सोरगम, सनफ्लावर, कॉर्न, ये सब क्या होते हैं? ये क्रॉस पॉलिनेटिंग क्रॉप्स हैं मेनली। इनके अंदर क्या है? हमारा सीएमएस सिस्टम वेल एस्टेब्लिश्ड है, डेवलप्ड है। तो इसका ऑप्शन होगा बी, सी एंड डी। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ह्यूमंस, फिर फिल इन द ब्लैंक्स है, ट्रेड्स आर मच इजियर टू आइडेंटिफाई देन द, देन फिल इन द ब्लैंक्स, चूज द करेक्ट पेयर ऑफ बर्ड्स। अब उन्होंने ऑप्शन दिए हैं। देखो, रिसेसिव जो ट्रेड्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करना बहुत डिफिकल्ट होता है। अगर वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में है तो हम उनको देख नहीं पाते हैं, है ना। तो ये तो ऑप्शन गलत है। फिर इसके बाद में लिखा हुआ है, एक्स लिंक ट्रेट एंड डोमिनेंट ऑटोजोमल ट्रेट्स। तो जो डोमिनेंट ऑटोजोमल ट्रेट्स होते हैं उनको आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो इसमें क्या होगा? फोर्थ ऑप्शन होगा, जिसमें डोमिनेंट कैरेक्टर जो कि ऑटोजोम्स, यानी जो तुम्हारे सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं उनके अदर देन जो दूसरे क्रोमोसोम्स होते हैं उनको हम बोलते हैं ऑटोजोम्स। तो ये ठीक बात है कि डोमिनेंट ऑटोसोमल ट्रेड्स को हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं देन द एक्स लिंक ट्रेड। तो इसका फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है। अब ऑटोसोमल और एलोसोम्स में हम देखते हैं कि ऑटोसोम्स, एक होता है ऑटोसोम्स और एक होता है एलोसोम्स, या जिनको हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। ठीक है। तो ह्यूमंस के पास में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? मेनली 46। मेनली क्या, 100% यही होता है, 2n इज इक्वल टू 46। अब इन 46 क्रोमोसोम्स में से सिर्फ हमारे पास में दो क्रोमोसोम्स ऐसे होते हैं जो कि, जिनको हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम या फिर एलो क्रोमोसोम्स। एक होता है एक्स क्रोमोसोम, दूसरा होता है वाई। अब फीमेल के अंदर एक्स और दोनों ही क्रोमोसोम क्या हो सकते हैं? एक्स एक्स हो सकते हैं। ये मेल की बात है। ठीक है। अब इन क्रोमोसोम्स के अलावा जितने 44 रिमेनिंग क्रोमोसोम्स होते हैं उनको हम बोलते हैं ऑटोसोम्स। ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें पूछा गया है कि मैच करना है हमें जेनेटिक प्रिंसिपल्स वेयर द माइक्रोब्स वर यूज्ड टू एस्टेब्लिश द प्रिंसिपल्स। ठीक है। पूछा गया है कि ये जो प्रिंसिपल्स दिए गए हैं जेनेटिक्स के, ये किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे उस पर्टिकुलर साइंटिस्ट ने वर्क किया है और इनको एक्सपेरिमेंट किया था जिन ऑर्गेनिज्म पे। ठीक है। तो वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस किसने दी थी? तो वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस सबसे पहले दी थी एच फ्लोर ने। सॉरी, जो वन जीन वन एंजाइम थ्योरी है वो बीडल एंड टेटम ने दी थी। किसने दी थी? बीडल एंड टेटम ने। इन्होंने क्या किया था, न्यूरोस्पोरा क्रासा, है ना, एक फंगस है जिसको हम बोलते हैं न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था और वन जीन वन एंजाइम का कॉन्सेप्ट विडल एंड टेटम ने दिया था। ठीक है। इनको डिटेल से हम हमारे जो लेक्चर्स होंगे उनमें एक्सप्लेन करेंगे। सेकंड पॉइंट आता है आपका, जैसे फर्स्ट में तो बी हो गया, सेकंड होगा आरएनए एज द जेनेटिक मटेरियल। तो आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल मेनली वायरस में सबसे पहले किसमें हुआ था? टीएमबी के अंदर इसको बताया गया था। तो बी ऑप्शन, डी ऑप्शन हो जाएगा सेकंड वाले का। थर्ड आता है डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। तो ग्रिफिथ का जो ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट है जो कि स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी के ऊपर किया गया था, तो डीएनए का जो जेनेटिक मटेरियल है, इस चीज को प्रूव किसके अंदर हुआ था? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी के अंदर हुआ था।
ठीक है, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ए। देन द फाइन स्ट्रक्चर जीन जो कि बेंजर ने दी थी, किसके ऊपर दी थी, ये एक R2 लोकस है ना, ये एक जीन की लोकेशन थी जिसको R2 लोकस बोलते हैं, किसके अंदर, T4 एक बैक्टीरियोफेज वायरस था। तो ये ऑप्शन हो गया सी, तो BDAC ऐसा ऑप्शन ढूंढना है हमें। ठीक है, तो ए के अंदर तो हो गया भाई थर्ड, तो सेकंड ऑप्शन तो गलत है। ए के अंदर थर्ड हो गया, बी के अंदर होता है आपका फर्स्ट, बी में फर्स्ट, तो ये तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं, ठीक है। फिर आता है सी के अंदर फोर्थ, तो सी में फोर्थ, ओके ये भी ठीक है। फिर डी के अंदर आएगा आपका सेकंड, इसमें थर्ड दे रखा है तो ये गलत है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, इन केस ऑफ लैक ऑफ एरोन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन द सेल ग्रोइंग मीडिया विल लीड टू द, किस चीज को ग्लू, अगर सेल के अंदर ग्लूकोज है लैक ऑपेरॉन में, एक्चुअली लैक ऑपेरॉन को कंट्रोल करने के हमारे पास में दो मेथड्स होते हैं, जब ऑपेरॉन कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन ग्लूकोज क्या होता है, जब लैक्टोज को हम तोड़ते हैं तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, अब ज्यादा एक्सेस ग्लूकोज हो जाता है तो ये कैटाबोलाइट, ग्लूकोज एज ए कैटाबोलाइट बिहेव करेगा और ये क्या करेगा, उस मैकेनिज्म को रिप्रेस करेगा यानी बंद करेगा। तो ग्लूकोज किसका एग्जांपल हो गया इसमें, कैटाबोलिक रिप्रेशन का हो गया, ठीक है। आगे बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट्स आर ऑब्जर्व इन यूकैरियोट्स बट नॉट इन प्रोकैरियोट्स, ऐसे कौन से कैरेक्टर्स हैं जो सिर्फ यूकैरियोट्स में मिलते हैं, प्रोकैरियोट्स में नहीं मिलते हैं। तो पहला ऑप्शन है 70S राइबोसोम्स, तो 70S राइबोसोम सिर्फ प्रोकैरियोट्स में या फिर सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट्स में, ये दोनों के अंदर मिलते हैं, ठीक है। तो अब आप पूछेंगे कि मैं यूकैरियोट्स में कहाँ 70S राइबोसोम्स हो गए, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो राइबोसोम्स मिलते हैं वो क्या होते हैं, 70S होते हैं। तो राइबोसोम्स, 70S राइबोसोम्स दे फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत। फिर आता है न्यूक्लियर डिवीजन बाय माइटोसिस, ये करेक्ट बात है क्योंकि ये यूकैरियोट्स में होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन, है ना, क्योंकि प्रोकैरियोट्स के अंदर तो कोई न्यूक्लियस होता नहीं है, तो न्यूक्लियस किस में डिवाइड होगा, यूकैरियोट्स में। फेगोसाइटिस, साइटोसिस मतलब सेल की डेथ जो होती है वो प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स के अंदर एक इसका स्पेसिफिक किसमें होता है, ये यूकैरियोट्स में होता है। फिर क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस जो कि जिसके अंदर आरएनए सिंथेसिस की प्रोसेस होती है या एनओआर रीजन होता है, तो ये सिर्फ और सिर्फ किसमें मिलेगा, यूकैरियोट्स में, ये भी न्यूक्लियस से रिलेवेंट स्ट्रक्चर है। तो बी, सी एंड ई ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर, जो कि सिर्फ और सिर्फ किसमें ये प्रोसेस हो रही होती है, यूकैरियोट्स के अंदर होती है। आगे अगर हम बात करते हैं तो आता है मेल स्टेराइल सिस्टम इन क्रॉप प्लांट्स यूजुअली अराइज फ्रॉम, यानी कि जो मेल स्टेडी का सिस्टम होता है वो कैसे जनरेट हुआ है या फिर उसका रीजन क्या है, क्यों मेल स्टेडी सिस्टम होता है। तो देखो, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, यानी कोई वाइल्ड स्पीसीज हो गई उसको अगर हम कल्टीवेटेड स्पीसीज में क्रॉस कराएंगे तो वाइल्ड स्पीसीज में चांसेस हैं कि आपके मेल स्टेडी की जीन हो सकती है, उसको ट्रांसफर करने के लिए हम क्रॉसिंग के थ्रू या इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, मेल स्टेडी साइटोप्लाज्म को एराइज या जनरेट कर सकते हैं। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी का यहाँ कोई तुक लग नहीं रहा क्योंकि ये मेल स्टेडी साइटोप्लाज्म से कोई लेना देना नहीं है इस चीज का, ठीक है। फिर आता है स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, म्यूटेशन जो नेचुरल म्यूटेशंस होते हैं, तो सडन म्यूटेशन से भी हमारे पास में क्या हो सकता है, मेल स्टेडाइल जीन्स पॉसिबल है। फिर आता है इंड्यूस्ड म्यूटेशन थ्रू इथिडियम ब्रोमाइड, हाँ भाई म्यूटेंट है कोई भी तो ये भी क्या कर सकता है, मेल स्टेडाइल की जीन को इनिशिएट कर सकता है, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट होगा। तो इसके अंदर ए ऑप्शन ठीक है, सी एंड डी, ए सी डी कोई ऑप्शन है क्या इसमें, अच्छा करेक्ट, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। आगे के क्वेश्चन की बात करते हैं हम, चलो पढ़ते हैं इसको कि डेवलपमेंट ऑफ सिंथेटिक वेराइटी, ठीक बात है, ये बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है कि डेवलपमेंट ऑफ सिंथेटिक वेराइटी इज प्रैक्टिस्ड कॉमनली इन सम क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स, बिल्कुल सही बात है, क्रॉस पॉलिनेशन वाली क्रॉप्स में ही हम सिंथेटिक या कंपोजिट वेराइटीज को बनाते हैं। इट इन्वॉल्व्स सेवरल इंपॉर्टेंट स्टेप्स, ठीक है, अरेंज द स्टेप्स ऑफ सिंथेटिक वेराइटी डेवलपमेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है, हमें बताना है कि कहाँ से स्टार्ट करते हैं और किस तरह से इनका डेवलपमेंट किया जाता है। तो सिंथेटिक वैरायटी को डेवलपमेंट करने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए आपके पास में, इनब्रेड लाइंस होनी चाहिए, है ना, आपके पास में बहुत सारी इनब्रेड लाइन होनी चाहिए। तो पहला स्टेप तो आपका हो गया कि सबसे पहले इनब्रेड्स को कलेक्ट करो, बहुत सारी अच्छी इनब्रेड डेवलपमेंट करो या फिर उनको कलेक्ट करो।
इनब्रेड डेवलपमेंट के बाद में आपका काम होता है कि उन इनब्रेड लाइन को हमें उनकी जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी के लिए टेस्ट करना होता है, क्योंकि जो अच्छे जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी वाली इनब्रेड लाइन होंगे सिर्फ उनको हम किसके लिए यूज करते हैं, एज ए पेरेंटल लाइंस। ठीक है, सिंथेटिक डेवलपमेंट के लिए। फिर क्या करते हैं, तो ये हो गया ए ऑप्शन सी, ए। देन क्या होगा, उसके बाद में आपको क्रॉसिंग ऑफ द इनब्रेड लाइंस इन आइसोलेशन ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन, ये सबसे लास्ट की है, लास्ट का प्रोसेस है। सबसे पहले करना है हमें मल्टीप्लिकेशन इन आइसोलेशन फॉर वन और मोर जनरेशन बाई डिस्ट्रीब्यूशन एज ए सिंथेटिक वैरायटी, नो नो। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हुआ, सबसे पहले आपने इनब्रेड लाइंस को आपने डाइवर्स इनब्रेड लाइन को सेलेक्ट किया है। फिर उनका क्या करोगे आप, उनका आप करोगे एवेल्युएशन, किसके लिए, जीसी के लिए एवेल्युएशन होता है। फिर क्या करना है आपका, उन सारी जो भी बेस्ट जीसीए वाली इनब्रेड लाइंस होती हैं उनको आपस में ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन में क्रॉस कराना होता है, और उनका जो सीड आता है उसको हमें क्या करना होता है, मल्टीप्लीकेशन करना होता है। देन डी आ जाएगा और सबसे लास्ट में आएगा आपका बी। ठीक है, सबसे पहले एनब्रेड को कलेक्ट करना है, एनब्रेड का जीसीए टेस्ट करना है, जो बेस्ट इनब्रेड्स आए हैं उनमें आपस में ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन में क्रॉस कराने होते हैं, इक्वल अमाउंट में उनका सीड लेना होता है, और हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं और एज ए सिंथेटिक वेराइटी उसको रिलीज करते हैं। सी ए डी बी, सी ए डी बी यानी आपका फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। देन बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सिंथेटिक वेराइटीज आर करेक्ट। मतलब सिंथेटिक वेराइटीज या जो इस तरह के क्वेश्चंस हैं वो काफी आ रहे हैं, तो इस चीज पे आपको पढ़ने की या फिर ध्यान देने की बहुत जरूरत है कि सिंथेटिक कंपोजिट्स हाइब्रिड्स ये ब्रीडिंग के कोर पार्ट हैं, जो जनरली क्या करते हैं स्टूडेंट और उनको स्केप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये यहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, मतलब आपको पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है इन टॉपिक्स को। सिंथेटिक वेराइटीज आर करेक्ट, ठीक है। अनलाइक हाइब्रिड्स द फार्मर्स कैन सेव द सीड्स ऑफ सिंथेटिक वेराइटी, इसीलिए तो हम बनाते हैं सिंथेटिक वेराइटी को, क्योंकि हाइब्रिड सीड को क्या करोगे आप, हाइब्रिड क्या होता है एक्चुअली, आपका F1 होता है। F1 का मतलब हो गया कि ये हेट्रोजाइगोट्स होगा। हेट्रोजाइगोट एक जनरेशन तक तो ठीक होता है, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन जब आप इसको शो करोगे तो क्या होगा, ये सेग्रीगेट करेगा, सेग्रीगेट कर गया तो ये आपका जो आपकी परफॉर्मेंस है वो हाइब्रिड की डिक्रीज हो जाती है, इसलिए एवरी ईयर वी शुड बाई द सीड ऑफ हाइब्रिड। बट सिंथेटिक में क्या होता है, हम उसको एक पॉपुलेशन की तरह डेवलपमेंट करते हैं, तो इसका सीड हम 3-4 साल तक यूज कर सकते हैं, तो कैन सेव द सीड्स ऑफ सिंथेटिक वेराइटीज फार्मर, और देन इट कैन बी यूटिलाइजेबल। फिर आता है सिंथेटिक वेराइटीज हैव वाइडर एडेप्टेबिलिटी, ये करेक्ट बात है, क्योंकि F1 होता है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक तरह के जीनोटाइप्स होते हैं जो कि लेस एडेप्टेबल होते हैं कंपेयर टू द एक डाइवर्स जीनोटाइप का जो ग्रुप होता है वो वाइडर एडेप्टेबिलिटी शो करता है। ठीक बात है। फिर आता है नो नीड टू मेक फ्रेश क्रॉसेस एवरी ईयर, हाँ ये करेक्ट बात है, क्योंकि सिंथेटिक्स के अंदर एक बार हमें ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन में इनब्रेड के बीच में क्रॉस कराना होता है, उसके बाद में सिर्फ एक पॉपुलेशन अच्छी, एक इम्प्रूव्ड पॉपुलेशन को हमें एज ए सिंथेटिक वेराइटी रिलीज करना होता है। देन आता है सिंथेटिक वेराइटीज आर हायर यील्डर देन द हाइब्रिड, ये फैक्ट बात नहीं है, क्योंकि सिंथेटिक वेराइटीज में क्या होता है, इसके अंदर कुछ रिसेसिव अलील का एक्सप्लॉइटेशन, या एक तरह से दो लो कि जो रिसेसिव अलील्स होते हैं वो होमोजाइगस कंडीशन में आते हैं और वो क्या करते हैं, डेल्टीरियस इफेक्ट अपना शो करते हैं, इसलिए सिंथेटिक की परफॉर्मेंस एज कंपेयर टू हाइब्रिड कम होती है। ठीक बात है। अब आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। देखो फिर से सिंथेटिक वेराइटी या फिर इस तरह का क्वेश्चन आ गया, सीड्स ऑफ सिंथेटिक हाइब्रिड नीड्स टू बी रिप्लेस्ड एवरी ईयर। नहीं भाई, ये गलत बात है, क्योंकि सिंथेटिक वैरायटी का एक बार सीड आपने बना लिया या वैरायटी रिलीज कर दी, तो आप इसको 3 से 4 साल तक आप इसको इजीली सेव कर सकते हो सीड्स को, और फर्दर यूटिलाइज कर सकते हो। हाइब्रिड क्रॉप्स नीड इंटेंसिव केयर एंड मोर इनपुट्स, ठीक बात है, क्रॉसेस बनाने पड़ेंगे, आपको देख रेख अच्छी करनी पड़ेगी उसकी। ओपन पॉलिनेटेड प्रोजेनी टेस्ट यूज्ड इन मेज एंड पर्ल मिलेट, ये गलत बात है। ठीक है। कंपोजिट वेराइटीज एक्सप्लॉइट बोथ जीसीए एंड एससीए, तो देखो भाई कंपोजिट्स ये इस तरह का जो स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी है इसको एक्सप्लॉइट नहीं करते हैं, तो इसके अंदर क्या हो गया आपका, एक तो नॉट करेक्ट यानी कि ए गलत है, ठीक है, सी गलत है और डी गलत है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, तो इसमें ए सी डी ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अरेंज द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल्स क्रोनोलॉजिकली फ्रॉम ओल्डेस्ट टू द लेटेस्ट, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, या फिर हमें फैक्चुअल क्वेश्चन है पढ़ना, हमें जैसे हम पढ़ते हैं तो जेआरएफ की प्रिपरेशन के हिसाब से तो ये इजी होगा अगर आपने इसको ठीक से देखा होगा। तो देखो जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस किसने दी थी, H.H. फ्लोर ने दी थी।
तो ये कब इसका ईयर अगर कोई आपसे पूछता है तो ये 1956, ठीक है। 1956 में किसने दिया था जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस? एच एस फ्लोर ने दी थी, ठीक है। सॉरी। ये क्या होती है इसको हम लेक्चर्स में फर्दर डिटेल लेक्चर्स में इसको एक्सप्लेन करेंगे या समझेंगे, ठीक है। फिर आता है डोमिनेंस हाइपोथेसिस। ये किसने दी थी? आप जानते हो इसको, डेवनपोर्ट ने दी थी। डेवनपोर्ट ने दी थी और इसको दिया गया था 1908 के अंदर। देन आपका आता है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, जो कि ग्रिफिथ ने दिया था। किसने दिया था? ग्रिफिथ ने दिया था। ग्रिफिथ ने दिया था। यही एक्सपेरिमेंट प्रूव करता है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। ये कब दिया गया था? 1928 में दिया गया था, ठीक है। इसके बाद में आता है कॉन्सेप्ट ऑफ हेटेरोसिस। तो इस कॉन्सेप्ट ऑफ हेटेरोसिस ये मेनली शल ने दिया था। किसने दिया था? शल ने दिया था। तो इसका ये बताते हैं 1914, ठीक है। अब इसको बस सेट कर लो। सबसे पहले आपका 1908 आ गया, तो बी ऑप्शन सबसे पहले होएगा, तो दो ऑप्शन इनको कैंसिल कर दो। बी के बाद में आपका आ जाएगा डी ऑप्शन, ठीक बात है, ये दोनों में डी दे रखा है। थर्ड ऑप्शन आ जाएगा आपका ये ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, यानी कि सी आ जाएगा, और देन ए, यानी थर्ड ऑप्शन विल बी योर आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, एन्यूप्लॉइडी डिस्क्राइब्स ए न्यूमेरिकल चेंज इन द पार्ट ऑफ जीनोम, ठीक है। एन्यूप्लॉइडी के बारे में बोल रहा है कि किसी जीनोम के कुछ पार्ट को चेंज करना होता है, यानी क्रोमोसोम 1 है तो क्रोमोसोम 1 के अंदर कुछ पार्ट को एक्स्ट्रा कर दिया या घटा दिया, उसके बारे में बोल रहा है, उसको हम एन्यूप्लॉइडी बोलते हैं। फ्रॉम यूजुअली फ्रॉम द डोसेज ऑफ सिंगल क्रोमोसोम इफ ए क्रोमोसोम सेगमेंट इज ओवर रिप्रेजेंटेड। ये बोल रहा है कि एन्यूप्लॉइडी यानी कि एक होता है आपका यूप्लॉइडी और एक होता है एन्यूप्लॉइडी। इनमें अंतर क्या होता है? यूप्लॉइडी के अंदर हुआ, जैसे यूप्लॉइडी जब बात कर रहे हैं तो इसमें कंप्लीट आपका जो जीनोम होता है, कंप्लीट जीनोम, है ना। कंप्लीट जीनोम का मतलब हुआ कि जैसे कंप्लीट जीनोम का मतलब हुआ कि एक गैमीट के अंदर जितने क्रोमोसोम्स होते हैं एग्जैक्टली उतने ही क्रोमोसोम्स का इंक्रीज हो जाना, है ना। तो यूप्लॉइडी में हम कंसिडर करके चलते हैं, जैसे आपका हो गया ट्रिप्लॉइड, है ना, टेट्राप्लॉइड। इनमें क्या होता है? कंप्लीट जीनोम आपका जो होता है या गेमेटिक क्रोमोसोम नंबर होता है वो इंक्रीज होता है। एन्यूप्लॉइडी में क्या होता है? एन्यूप्लॉइडी में इसमें जैसे आपका हो गया 2n इज इक्वल टू 42 इन केस ऑफ बीट। अब इसके अंदर आप एक दो तीन या इस तरह के क्रोमोसोम्स को, एक दो तीन इस तरह के क्रोमोसोम्स को ऐड या घटा सकते हो, यानी कि जो आपका एग्जैक्ट बेसिक क्रोमोसोम नंबर है या एग्जैक्ट आपका जो जीनोमिक नंबर है क्रोमोसोम्स का, उसको ना हटा के किसी एक और फ्यू क्रोमोसोम्स को आप ऐड और घटा रहे हो, उस कंडीशन को हम बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी, ठीक है। इसने बोला है कि ओवर रिप्रेजेंटेड, यानी कि क्या हुआ, हाइपो के अंदर कम करना होता है ना, और हाइपर के अंदर क्या होता है आपका ओवर रिप्रेजेंटेशन होता है किसी क्रोमोसोम सेगमेंट का, तो इसको बोलते हैं हम एन्यूप्लॉइडी, ठीक है। आगे बात करते हैं डीएनए मॉलिक्यूल्स। एक डीएनए मॉलिक्यूल दिया गया है जिसके अंदर 30% जो बेस हैं आपके वो क्या है? एडेनिन। व्हाट विल द परसेंटेज ऑफ साइटोसिन, ठीक है। तो चार ग्राफ रूल लगा दो। हम जानते हैं कि जितना प्यूरिन होगा उतने ही क्या होंगे? पिरिमिडिन्स होते हैं, ठीक है, उतने ही पिरिमिडिन्स होते हैं। अब क्या करना है, यहाँ एडेनिन दिया गया है आपका कितना? 30%। तो जितना एडेनिन होगा, एडेनिन किसके साथ पेयर करता है? ये थाइमिन के साथ करता है, तो थाइमिन भी कितना होगा इसमें? 30, ठीक है। एडेनिन और थाइमिन आपके अगर 60 है ना, 30 + 30, इन दोनों का योग हो रहा है आपका 60, ठीक है। तो आपके रिमेनिंग क्या बचे? जी प्लस सी बचा, है ना। जब a प्लस टी इज इक्वल टू 60 है तो g प्लस सी कितना बचा आपका? 40 होगा। अब आप जानते हो कि जितना ग्वानिन होगा उतना ही साइटोसिन होगा, तो 40 को अगर आप इसको डिवाइड करोगे दो में, क्योंकि 20 होगा आपका ग्वानिन एंड 20 विल बी योर साइटोसिन, तो इसका करेक्ट आंसर विल बी 20, ठीक है। आगे बात करते हैं हम, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, उनके बारे में असर्शन, एक्चुअली इनके बारे में बताना है कि कौन सा गलत है कौन सा सही है। स्टेटमेंट फर्स्ट बोलता है कि डबल फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ टू स्पर्म सेल्स विद टू एग सेल। भाई ये गलत बात है ना, क्योंकि एंजियोस्पर्म के अंदर जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है, चलो आगे पढ़ लेते हैं पहले इसको। पहली बात तो है कि सेंटेंस गलत है। फिर आता है स्टेटमेंट टू, डबल फर्टिलाइजेशन, वन स्पर्म ऑफ सेल फ्यूज विद एग सेल, ठीक बात है, while द अदर स्पर्म सेल फ्यूज विद टू पोलर न्यूक्लियाई, ये बिल्कुल करेक्ट है।
फैक्ट है। इसी को हम बोलते हैं कि एंजियोस्पर्म का स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है। इनके अंदर हम बोलते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। इसका मतलब हुआ कि जो हमारा पोलन होता है उसमें से एक जेनरेटिव न्यूक्लियाई होता है ना। दो न्यूक्लियाई बनते हैं इसमें पोलन के अंदर। तो जो जनरेटिव न्यूक्लियाई होता है ये एग सेल के साथ मिलता है ना। तो इससे क्या बनेगा, आपका एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है ना, सीड का जो एम्ब्रियो होता है। सेकंड चीज हम बोलते हैं कि दूसरा जो आपका वेजिटेटिव न्यूक्लियाई होता है ना। दो तरह के न्यूक्लियाई होते हैं पोलन में, एक वेजिटेटिव एक जनरेटिव। तो जो आपका वेजिटेटिव न्यूक्लियाई होता है इट विल फ्यूज विद द पोलर न्यूक्लियाई। जो फीमेल के साइड में जो दो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं इनके साथ में फ्यूज होता है और इससे क्या बनेगा, आपका एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डबल फ्यूजन, सॉरी ट्रिपल फ्यूजन एंड डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है। आगे बात करते हैं हम। अरेंज द फॉलोइंग टर्म्स इवेंट इन क्रोनोलॉजिकल बेस्ड ऑन देयर बर्थ डिस्कवरी फ्रॉम द ओल्डेस्ट टू द लेटेस्ट। ठीक है। तो इसमें दे रखा है कि डीएनए डबल हेलिक्स डिस्कवरी। एक्चुअली इनके हमें पता होना चाहिए, फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले जो डबल हेलिक्स मॉडल दिया था वो वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। डबल हेलिक्स मॉडल ये किसने दिया था, वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। कब दिया था ये सब जानते हैं, 1953 में। सेकंड आता है आपका जीन टर्म। तो जीन शब्द किसने दिया था, जॉनसन ने दिया था, है ना। जॉनसन ने कब दिया था इस जीन शब्द को, ये दिया था आपका 1909 में। कब दिया था, 1909 में। फिर आता है आपका जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स टर्म कॉइन्ड बाय द बैटसन। बैटसन। तो बैटसन ने ये टर्म जो इजाद किया था उसका सॉरी उसका ईयर था 1905। ठीक। प्योर लाइन थ्योरी सब जानते हैं, जॉनसन ने दी थी प्योर लाइन थ्योरी। ये भी जॉनसन ने दिया था। तो जॉनसन ने ये कब दी थी, 1903 में। अब इसमें पूछा गया है कि सबसे ओल्डेस्ट, यानी कि 1903 ही आ रहा है, तो सबसे पहले डी लिख देते हैं हम। डी। डी के बाद में आपका आ जाएगा जेनेटिक्स टर्म, यानी कि सी ऑप्शन। देन विल बी योर जीन कॉन्स जीन टर्म गिवन, बी ऑप्शन। फिर आ जाएगा सबसे लास्ट में आपका ए ऑप्शन, डी सी बी ए। डी सी डी सी बी ए। डी सबसे पहले आएगा, सबसे लास्ट में आएगा ए। तो इसका सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। बट इसमें ऑप्शन हमारा मैच नहीं कर रहा है। मे बी इसमें कुछ करेक्शन हो सकते हैं, या फिर ये जो ईयर है ये एक बार कंफर्म करने पड़ेंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज नॉट करेक्ट। ठीक है। पहली बात है सेल्फ फर्टिलाइजेशन वेयर पोलन फ्रॉम द प्लांट विल फर्टिलाइज ओव्यूल्स ऑफ द सेम प्लांट। इसी को तो बोलते हैं, यानी एक ही प्लांट का पोलन है वो खुद उसी प्लांट के ओव्यूल के अंदर जाके फर्टिलाइजेशन करता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेल्फ फर्टिलाइजेशन। सेकंड आता है क्रॉस पॉलिनेशन वेयर पोलन फ्रॉम वन प्लांट कैन ओनली फर्टिलाइज इज ए डिफरेंट प्लांट। ये भी ठीक बात है, यानी कि टू डिफरेंट प्लांट्स के बीच में अगर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो रही है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। फिर आता है एसेक्सुअल प्रोपोगेशन वेयर द न्यू प्लांट इज जेनेटिकली आइडेंटिकल टू इट्स पेरेंट प्लांट। ठीक बात है, क्योंकि इसमें अगर कोई जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ है तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो प्लांट होगा, नया जो प्रोजेनी होगा वो कैसा दिखेगा, वो उसके पेरेंट जैसा ही दिखेगा। थर्ड आता है एपोमिक्सिस वेयर सीड्स आर प्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड द प्लांट इज क्वाइट इम्प्रूव्ड एंड डिफरेंट फ्रॉम इट्स पेरेंट्स। नहीं, एपोमिक्सिस में क्या होता है, वो उससे बेहतर परफॉर्म तो नहीं करेगा बट वो उसके इक्वल परफॉर्म करेगा। किसके, उसके फीमेल पेरेंट, या जो उसका जिस पेरेंट से एपोमिक्सिस हुआ है उसके इक्वलेंट परफॉर्म करता है। तो इसके अंदर जो फोर्थ ऑप्शन है ये गलत है। फिर बात करते हैं कुछ एंजाइम्स दिए गए हैं और उनके बारे में बताया गया है कि इस किस तरह से डेवलपमेंट हुआ है इनका। Restriction digestion followed by PCR amplification of selected fragments। तो ये पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो AFLP के अंदर सेम यही प्रोसेस होती है कि सबसे पहले हम डीएनए के फ्रेगमेंट को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से डाइजेस्ट करते हैं। फिर क्या करते हैं हम, कुछ
इसके अंदर अडेप्टर्स होते हैं जो डिजाइन किए हुए होते हैं, उनको लाइगेट करते हैं और फिर थ्रू पीसीआर हम इस प्रोडक्ट को क्या करते हैं, एम्पलीफाई करते हैं, किसमें, एएफएलपी में। फिर आता है यूज पीसीआर टू एम्पलीफाई रिपीट मोटिव ऑफ एसएसआर। तो जो एसएसआर मार्कर होता है उसमें एक्चुअली में क्या रहता है कि जैसे ये आपकी कोई कुछ जैसे इसका फुल फॉर्म होती है इसकी सिंपल सीक्वेंस रिपीट, सिंपल सीक्वेंस रिपीट्स। अब एसएसआर मार्कर में क्या होता है कि हमारे जो जीनोमिक डीएनए होता है उसके अंदर कुछ रिपीट्स मिलते हैं, कई लोकेशंस ऐसी होती हैं जैसे हमारे पास में कुछ बेसिस का रिपीटेशन होता है ना। कोई सीक्वेंस जैसे ले लिया ए टी ए टी, अब इसका क्या होगा, कंटिन्यूअसली सी ए। अब ये कोई एक तरह का एक सीक्वेंस हो गया, इसका कंटिन्यूअस रिपीटेशन होता है अगेन एंड अगेन। तो ऐसे ये एक फिक्स पैटर्न होता है जिनको हम एसएसआर मार्कर बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो ये मेनली क्या होगा, आपका नॉन जेनिक रीजन होता है। नॉन जेनिक का मतलब हुआ ये कोई प्रोटीन वगैरह नहीं बनाते हैं ये, बट ये बहुत कंजर्व रीजन होता है पर्टिकुलर स्पीसीज में या फिर किसी जो भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल होता है उसके अंदर ही स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है। तो इसको एम्पलीफाई करने के लिए हम इधर कोई जीन होती है, कोई जेनिक रीजन होता है, यहाँ से प्राइमर डिजाइन करते हैं और इस नॉन जेनिक रीजन को हम एम्पलीफाई करते हैं। तो ये इसमें बोला गया एसएसआर में। तो एसएसआर बी के अंदर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन, ए के अंदर आपका हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। वेरिएशन सिंगल न्यूक्लियोटाइड डीएनए सीक्वेंस, इसको हम बोलते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड वेरिएशन या एसएनपी, इसमें सेकंड ऑप्शन। एंड डिटेक्शन ऑफ वेरिएंट्स इन द लेंथ ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट प्रोड्यूस बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो ये आपका हो गया आरएफएलपी फर्स्ट। फोर्थ थर्ड सेकंड फर्स्ट, फोर्थ थर्ड सेकंड फर्स्ट, यानी थर्ड ऑप्शन विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म नेचुरली पॉजेज क्रिस्पर कैस सिस्टम। तो क्रिस्पर कैस सिस्टम है ये आजकल बहुत फेमस है, पॉपुलर है, क्योंकि आज आज की डेट में जो साइंस वर्क कर रही है वो मेनली जीनोम एडिटिंग पे वर्क चल रहा है। तो क्रिस्पर कैस सिस्टम ये बहुत एफिशिएंट सिस्टम है किसका, जीनोम एडिटिंग का। तो ये जीनोम एडिटिंग का ये सिस्टम है जो जिसको बोल रहे हैं क्रिस्पर कैस, ये मेनली बैक्टीरिया से लिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया। आगे बात करते हैं कि द टर्म विच कॉमनली यूज टू डिस्क्राइब द स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ बेसिस रिकॉग्नाइज बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रेस्ट्रिक्शन साइट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो रिकॉग्निशन सीक्वेंस या जिसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन साइट। अब बात करते हैं कि कुछ टू स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। इसमें लिखा हुआ है कि द जेनेटिक कोड इज डिजेनरेटिव, ठीक बात है, एंड द जेनेटिक कोड इज नियरली यूनिवर्सल। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों ही स्टेटमेंट ये करेक्ट है। डिजेनरेटिव का मतलब हुआ कि एक कोई भी आपका अमीनो एसिड है, डिजेनरेसी का मतलब होता है कि इसके लिए मल्टीपल कोडॉन्स हो सकते हैं, जो जैसे कोडॉन 1, कोडॉन 2, कोडॉन 3, ऐसे मल्टीपल कोडॉन्स हो सकते हैं जो सिंगल अमीनो एसिड को कोड करते हो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कि द जेनेटिक कोड इज डिजेनरेटिव। फिर लिखा हुआ है कि जेनेटिक कोड इज नियरली यूनिवर्सल। इसका मतलब हुआ कि जो कोड जैसे अगर प्लांट्स में एग्जांपल दें, जो कोड वीट के अंदर वर्क कर रहा है, जो जेनेटिक कोड वीट के अंदर कोई अमीनो एसिड बना रहा है, सेम कोड किसको, राइस के अंदर भी सेम चीज बनाएगा, है ना। इस तरह से हम बोलते हैं कि अक्रॉस द ऑर्गेनिज्म जो जेनेटिक कोड होता है वो यूनिवर्सल, नियरली यूनिवर्सल होता है, यानी इसके कुछ एक्सेप्शन भी है ना। जैसे एयूजी कोडोन होता है वो जनरली मिथियोनिन को ही कोड करता है, बट इसका एक्सेप्शन देखोगे तो एयूजी जो कोडोन है, जो यू बैक्टीरिया होता है उसके अंदर किसको कोड करता है, एन फॉर्मेल मिथ्योनिन को कोड करता है ना। तो एक दो इसके एग्जांपल्स ऐसे एक्सेप्शंस हो सकते हैं जो कि इसको क्या बनाते हैं, नियरली यूनिवर्सल बनाते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। In a second mutation that compensate for the effect of original first mutation, choose the most appropriate option from the below। तो इसमें क्या होगा, compensate effect of original फर्स्ट म्यूटेशन, तो इसको वापस अगर आप सप्रेस कर दोगे उस म्यूटेशन को, तो सप्रेशन म्यूटेशन विल बी योर आंसर। आगे बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर ड्यूरिंग विच ऑफ द फेज ऑफ सेल साइकिल क्रोमोसोम्स मोस्ट कंडेंस्ड विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप। तो देखो G1S और G2 ये क्या है, इंटरफेज के पार्ट हैं, और इंटरफेज के अंदर अगर डीएनए रेप्लिकेशन या सेल खुद को प्रिपेयर करती है, डीएनए रेप्लिकेशन होना है, तो वो थ्रेड नुमा स्ट्रक्चर होती है क्रोमोसोम्स की, वहां आपको एग्जैक्टली क्रोमोसोम्स नहीं दिखेंगे।
वहां आपको कोई ऐसा सेंट्रोमियर नहीं दिखेगा या इस तरह से जकड़ा हुआ जो अपना स्ट्रक्चर होता है क्रोमोसोम का वो नहीं दिखेगा, सिर्फ धागे जैसी नुमा स्ट्रक्चर दिखती है, जो कि इस प्रोसेस में हेल्पफुल होती है इंटरफेज में। सिर्फ आपका जो माइटोटिक फेज होगा, जब वो डिवीजन होना होगा क्रोमोसोम्स का, उस टाइम पे क्रोमोसोम्स होते हैं वो कंडेंस्ड एंड विजिबल होते हैं माइक्रोस्कोप में। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं कि जो स्टडी की जाती है क्रोमोसोम्स की वो माइटोटिक मेटाफेज के अंदर की जाती है। ठीक है, which of the following combination of premises of gametic selection in plant breeding is correct, है ना। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको आप बोल सकते हो कि एक तरह से टफ भी बोल सकते हो, क्योंकि ये मेनली क्या है, एमएससी के बाद में इस तरह की कॉन्सेप्ट को हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, गेमेटिक सिलेक्शन में क्या करते हैं हम, एक्चुअली एक हेट्रोजाइगस पेरेंट लेते हैं, है ना। मल्टीपल हेट्रोजाइगस आपके पेरेंट्स होते हैं। इन जनरल ब्रीडिंग में हम क्या करके चलते हैं, होमोजाइगस पेरेंट्स लेते हैं। लेकिन यहाँ क्या ले रहे हैं हम, हेट्रोजाइगस पेरेंट्स को लेते हैं, इसको हम क्रॉस कराते हैं किसके साथ में, कोई भी एक टेस्टर लाइन। इन जनरल ये जो टेस्टर होता है ये होमोजाइगस होता है। कैसा होता है, होमोजाइगस। फिर हम क्या करते हैं, इनकी जो प्रोजेनी आती है उसके अंदर बेस्ट रिकॉम्बिनेंट को हम ढूंढते हैं। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है कि मल्टीपल पेरेंट क्रॉसेस आर रिक्वायर्ड फॉर साइमल्टेनियस इंप्रूवमेंट ऑफ मल्टीपल ट्रेड्स। ठीक बात है, बिल्कुल, इसीलिए हम मल्टीपल पेरेंट्स को चूज करते हैं। द मेल पेरेंट ऑफ द फाइनल क्रॉसेस आर हेट्रोजाइगस एंड द हेट्रोगेमेटिक। अब भाई जब हेट्रोजाइगस लेके चल रहे हो तो आपको जो पेरेंट्स मिलेंगे वो भी क्या होंगे, आपके हेट्रोजाइगस होंगे। ठीक है, यहाँ हेट्रोगेमेटिक होंगे। Each zygote seed is produced प्रोडक्ट ऑफ द सेपरेट इंडिपेंडेंट फर्टिलाइजेशन इवेंट, यानी कि मल्टीपल हेट्रोजाइगस पेरेंट्स हैं और किसी होमोजाइगस टेस्टर के साथ में जब क्रॉस करा रहे हैं, तो इनकी जो जाइगोटिक या जो प्रोजेनी बनेगी वो कैसी होगी, वो इंडिपेंडेंट इनकी फर्टिलाइजेशन इवेंट की वजह से नए रिकॉम्बिनेंट्स मिलते हैं इसमें। ठीक है, फिर आता है गेमेटिक सिलेक्शन इन इफेक्टिव मेथड टू आइसोलेट इनब्रेड लाइन ना। गेमेटिक सिलेक्शन हमें पॉपुलेशन इंप्रूवमेंट का एक मेथड है, ना कि आइसोलेशन ऑफ इनब्रेड लाइन। ठीक है, तो इसके अंदर ए बी सी तीन ऑप्शन तो मुझे करेक्ट लग रहे हैं, डी गलत है, तो डी इन तीनों में गलत है, तो आपका हो जाएगा ए बी सी ओनली। ठीक है, आगे बात करते हैं हम, फिर से कुछ मैचिंग का क्वेश्चन है। तो अब देखो, टी एच मॉर्गन ने क्या किया था, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दी थी मॉर्गन का। ठीक है, फिर आता है कैलिवन ब्रिज ने क्या किया था आपका, जो ब्रिज का मेन कंट्रीब्यूशन बताते हैं वो क्रोमोसोमल नॉन डिंजेक्शन, है ना। मॉर्गन के बाद में ब्रिज का एक्सपेरिमेंट ही हम पढ़ते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका क्लियरेंस पी ओलिवर, तो ये डिलीशन मैपिंग का कॉन्सेप्ट दिया था इन्होंने, है ना। एक्चुअली इनका एक्सपेरिमेंट उन्होंने मैप करके बताया था कि थ्रू डिलीशन मैपिंग हम किस तरह जीन्स को मैप कर सकते हैं। फिर आता है बेंजर, तो बेंजर ने क्या किया था, आपका जो जीन होती है उसको डिवाइड किया था, है ना, तीन पार्ट बनाए थे, सिस्ट्रॉन, रैकॉन, म्यूटॉन, तो वो किसने किया था, बेंजर ने। सेकंड, फोर्थ सेकंड थर्ड, फोर्थ फर्स्ट सेकंड थर्ड सेकंड, तो इसमें हो जाएगा फोर्थ फर्स्ट थर्ड एंड सेकंड, यानी कि फोर्थ ऑप्शन विल बी आवर आंसर। आगे बात करें, केमिकल दैट स्टोर एनर्जी फॉर मेजोरिटी ऑफ वर्क विद इन द सेल्स। ठीक है, ठीक। अब ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें दो तरह से कंफ्यूजन ये भी हो सकता है कि अगर लॉन्ग टाइम के लिए आपको कोई एनर्जी सोर्स चाहिए होता है तो वो तो है लिपिड, बट इन जनरल अगर थोड़े टाइम के लिए आपको बॉडी के अंदर एनर्जी सेव करनी है या फिर जो सेल के अंदर जो वर्क करना है उसके लिए आपको कार्बोहाइड्रेट की नीड होती है। हम कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में हम क्या करते हैं, सेव करते हैं एनर्जी को, या फिर जैसे ग्लूकोज हो गया, तो अल्टीमेटली क्या होता है, हमें ग्लूकोज को ब्रेक करके एनर्जी प्रोड्यूस करनी होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, चाहे लिपिड हो चाहे प्रोटीन हो, अल्टीमेटली सबसे पहले उनको कन्वर्ट होना होता है कार्बोहाइड्रेट के अंदर, देन उस एनर्जी को हम प्रोड्यूस कर पाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आगे हम बात करते हैं पॉपुलेशन हार्डी इक्विलिब्रियम। वाह, ठीक है, इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप ए इज 0.64, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील ए। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया गया है, हमें बताया गया है कि आपका जो ये है कैपिटल ए, इसकी फ्रीक्वेंसी है उस पॉपुलेशन के अंदर क्या है, 0.64। तो अब जब हम देखते हैं कि पी स्क्वायर, ये क्या होता है, आपका डबल ए होता है ना। आपसे पूछा गया है ए के बारे में, किसके बारे में, ए के बारे में, पी के बारे में पूछा गया एक्चुअल में। तो हम क्या करेंगे, इसका अगर अंडर रूट ले लेते हैं, 0.64 का अंडर रूट करेंगे तो हमारे पास में पी की वैल्यू आ जाएगी, तो पी कितना होगा अपना, 0.8 आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड।
0.8, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका आंसर होगा। आगे बात करते हैं हम, मैचिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, मैचिंग में दिया गया है आपका नलीजोमिक मोनोजोमिक। तो नलीजोमिक क्या होती है आपकी 2n-2, यानी कि दो क्रोमोसोम्स अगर घटा दे रहे हैं डिप्लॉइड में, या फिर जो आपका जाइगोटिक क्रोमोसोम नंबर से दो हटा दिए तो वो क्या हो जाता है नलीजोमिक। मोनोजोमिक होता है आपका 2n-1। ठीक है, ए में फर्स्ट ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? थर्ड हो गया। फिर आता है डबल मोनोजोमिक। ठीक है, तो डबल मोनोजोमिक का मतलब हुआ कि दो क्रोमोसोम तो वो घट रहे हैं बट वो अलग अलग क्रोमोसोम्स हैं, है ना, यानी कि होमोलोगस डिफरेंट पेयर्स हैं ये, तो अलग अलग क्रोमोसोम्स के इस कंडीशन को हम बोलते हैं डबल मोनोजोमिक। तो ये हो गया फोर्थ। मोनोजोमिक ट्राइजोमिक, मोनोजोमिक का मतलब हुआ 2n-1 और ट्राइजोमिक का मतलब हो गया 2n+1। तो 2n-1 2n प्लस कौन सा हो गया 2n-1 एंड 2 यानी कि सेकंड ऑप्शन हो गया। फिर ट्राइजोमिक एंड मोनोजोमिक, तो ट्राइजोमिक का मतलब हो गया 2n+1, देन मोनोजोमिक का मतलब हो गया 2n-1। तो इसका कौन सा है सेकंड, सॉरी फर्स्ट हो गया। थर्ड फोर्थ सेकंड फर्स्ट, थर्ड फोर्थ सेकंड फर्स्ट, यानी कि सेकंड ऑप्शन विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रूली डिस्क्राइब द सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। ठीक है, तो ये क्या करती है, इट प्रिवेंट सेल्फ फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स, ठीक बात है। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी प्रमोट्स आउट क्रॉसिंग, ये भी ठीक बात है। दस इंक्रीज जेनेटिक डाइवर्सिटी, जब क्रॉसिंग कराते हैं हम, यहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्रॉस पॉलिनेशन होता है तो ये ज्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी प्रोड्यूस करता है। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी इज मैकेनिज्म दैट अलाउज प्लांट टू सेल्फ फर्टिलाइज एफिशिएंटली, ये भाई गलत बात है क्योंकि ये क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करती है। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी इज कंट्रोल बाई जेनेटिक मैकेनिज्म ऑफ द प्लांट, तो ये ठीक है क्योंकि जीन्स जो होती हैं सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी की वो उसको कंट्रोल करती हैं। तो तीन स्टेटमेंट्स इसके मुझे करेक्ट लग रहे हैं, ए बी एंड डी, तो इसका आंसर हो गया फोर्थ ऑप्शन। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेवर्ड असर्शन रीजनिंग का है, तो इसमें पढ़ते हैं पहले। असर्शन है, इन ब्रीडिंग प्रोग्राम इट इज रिलेटिवली इजी टू हैंडल द मेजर जीन्स। ठीक है, मेजर जीन्स फॉर रेजिस्टेंट, but it leads to the boom and bust cycle due to quick breakdown of resistant varieties। ये ठीक बात है क्योंकि अगर जैसे आपकी सिंगल जीन आर है, कैपिटल आर है, ये किसी डिजीज के लिए रेजिस्टेंट प्रोवाइड कर रही है। अब क्या होता है बूम एंड बस्ट साइकिल में, जब आप कंप्लीट आर एक सिंगल जीन को लेके एक वैरायटी को डेवलप करते हो, आपने सपोज किया वैरायटी ए डेवलप की, अब इस वैरायटी को आप क्या करोगे, लार्ज एरिया के अंदर आप इसको बो दोगे क्योंकि ये डिजीज के लिए रेजिस्टेंट है। अब क्या होगा, अब देखो जब भी सर्वाइवल की बात आती है, जब भी सर्वाइवल की बात आएगी तो ये क्या होता है सिलेक्शन प्रेशर क्रिएट करेगा, है ना, यानी कि जो भी डिजीज करने वाला पैथोजन था उसके पास में सिलेक्शन प्रेशर इंस्टेंटली क्रिएट होगा। तो वो क्या करेगा, वो इस रेजिस्टेंट को ब्रेक करेगा, मतलब उसके पास में सरवाइव करने के लिए इस रेजिस्टेंट को तोड़ना ही पड़ेगा उसको, है ना। तो वो क्या करेगा, वो खुद को म्यूटेट करेगा थ्रू सिलेक्शन प्रेशर और इस रेजिस्टेंट को ब्रेक कर देगा। जैसे ही ये रेजिस्टेंट ब्रेक हुआ तो आप देखेंगे कि आज तो ये वैरायटी क्या है आपकी रेजिस्टेंट है, लेकिन सडनली देखते ही क्या हुआ, वो एकदम में इतना तेजी से वो पैथोजन फैलेगा क्योंकि उसने वो रेजिस्टेंट ब्रेक कर दिया। इसी को हम बोलते हैं बूम एंड बस्ट साइकिल। ठीक है, फिर आता है पॉलीजेनिक या पार्शियल रेजिस्टेंट होता है, वो ड्यूरेबल होता है ना। या जो पॉलीजेनिक यानी मल्टीपल जीन से जो रेजिस्टेंट कंट्रोल होता है वो ज्यादा ड्यूरेबल होता है। अब ये हम ऐसा क्यों बोल पाते हैं, तो जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस जो एक्सप्लोर किया उसको समझना हमारे लिए जरूरी है, तो वो हम डिटेल लेक्चर में समझेंगे। बट अभी ये मान के चलो कि पॉलीजेनिक रेजिस्टेंट होता है वो ज्यादा ड्यूरेबल होता है। बट ब्रीडिंग फॉर दिस टाइप ऑफ रेजिस्टेंट इज प्रॉब्लमेटिक, बट मल्टीपल जीन्स या पॉलीजीन्स को अगर हमें ब्रीडिंग करना है तो वो उतना इजी टास्क नहीं होता है, उसके लिए हमें टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है। इसलिए हम बोलते हैं, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट्स आपके क्या हो गए, करेक्ट हो गए। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट विल बी योर आंसर। आगे अगर हम बात करें तो इसमें कुछ कंपोनेंट्स दिए गए हैं और उनको मैच करना है। तो देखो प्रोमोटर रीजन जो होता है, जो पहले भी बताया था मैंने, यहाँ आरएनए पॉलीमरेज जाके बाइंड करेगा, तो आपका फोर्थ ऑप्शन हो गया ये।
फिर हम बात करते हैं जो आपका ऑपरेटर होता है, ऑपरेटर साइट होती है जो कि प्रोमोटर और जो आपकी स्ट्रक्चरल जीन होती है, जैसे ये ओपेरॉन का वो आया हुआ है। तो यहाँ सबसे पहले जो होता है ये आपकी रेगुलेटरी जीन होती है ना, इसको हम बोलते हैं रेगुलेटरी जीन। फिर आपका यहाँ होता है प्रोमोटर रीजन, यहाँ होता है आपका ऑपरेटर रीजन, और फिर आपकी ये होती है स्ट्रक्चरल जीन्स जो कि आपकी कोई पॉलीपेप्टाइड या एंजाइम्स का निर्माण करती हैं। तो रेगुलेटरी जीन से क्या निकलेगा, आपका रिप्रेसर, या फिर जो आप रिप्रेसर मॉलिक्यूल होता है वो कहाँ से जनरेट होता है, इस रेगुलेटरी जीन का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज कहाँ जाके बाइंड करेगा, इस प्रोमोटर रीजन पे जाके बाइंड करेगा। और जो ऑपरेटर साइट होती है वहां क्या होता है, जो रेगुलेटरी जीन का प्रोडक्ट होता है वो ऑपरेटर साइट पे जाके बाइंड होता है। फिर आपका जो ये रेगुलेटरी जो स्ट्रक्चरल जीन्स होती हैं ये कोई पॉलीपेप्टाइड बनाती हैं। तो ऑपरेटर जीन के लिए क्या हो गया, साइट वेयर रिप्रेसर बाइंड, ये ठीक बात है। स्ट्रक्चरल जीन के लिए बात करें तो कोड फॉर फंक्शनल जीन, ये भी ठीक बात है। रेगुलेटरी जीन क्या करती है, ये प्रोड्यूसेस रिप्रेसर प्रोटीन। तो इसका ऑप्शन हो गया आपका फोर्थ, सेकंड, थर्ड एंड फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ह्यूमंस बीइंग हैव ए लार्ज साइज प्रोटियोम, द प्रिंसिपल मोर सिग्निफिकेंट रीजन। अब ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, जब मैं पहले भी डिस्कस किया था एक पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन के बारे में बात किया। प्रोटियोम मतलब प्रोटीन के बारे में बोल रहा है। तो ह्यूमंस हैव एक्सट्रीमली लार्ज जीनोम। ठीक है, फिर आता है एक इंडिविजुअल जीन ऑफ ह्यूमन जीनोम में एनकोड मेनी डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड्स। तो ये प्रोटियोम से रिलेटेड है, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि एक सिंगल जीन होती है वो डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड्स को बना सकती है थ्रू पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन, है ना। तो इस तरह का जो मॉडिफिकेशन है, तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, एन इंडिविजुअल जीन ऑफ द ह्यूमन जीनोम में एनकोड फॉर मेनी डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड्स। आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि लॉन्गेस्ट फेज ड्यूरिंग द यूकैरियोटिक सेल साइकिल। तो इसमें मेनली क्या होता है, जीवन फेज को हम बोल के चलते हैं कि ये ज्यादा लॉन्गेस्ट फेज होता है इंटरफेज का। फिर हम बात करें आपके fill in the blanks can occur in either to the first or second meiotic division to produce abnormal gametes, choose the correct answer। तो ट्रांसलोकेशन, इन्वर्जन एंड इंसर्शन, ये सारी प्रोसेस जो होती है ना, ये इसमें क्या हुआ है, इंसर्शन या फिर आपका इन्वर्जन, ये प्रोसेस सेपरेट होती हैं और इनका, बट हमसे पूछा गया है कि एबनॉर्मल गैमेट्स प्रोड्यूस करने के लिए मेयोटिक डिवीजन के संदर्भ में। तो नॉन डिसंजक्शन का मतलब हुआ कि किसी, जैसे आपके पास में दो होमोलोगस क्रोमोसोम है किसी सेल के अंदर। ठीक है, इन जनरल जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तो इनमें से इस तरह से ये दूसरी सेल के अंदर या दो सेल्स के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है, नॉन डिसजंक्शन के कारण ये दोनों जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं ये एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो पाते हैं, ये एक ही सेल में चले जाएंगे, एक ही गैमेट में दोनों क्रोमोसोम चले गए। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं नॉन डिसजंक्शन, यानी सेपरेशन नहीं हो पाना। फिर बात करते हैं हम, दो स्टेटमेंट्स हैं इनमें, वर्टिकल रेजिस्टेंट इज एक्सप्लॉइटेड एग्रीकल्चर बाय पैथोलॉजिस्ट एंड ब्रीडर फॉर क्रॉप इंप्रूवमेंट। क्योंकि वर्टिकल रेजिस्टेंट होता है वो आपका सिंगल जीन या फ्यू जीन से, ओलिगो जीन से कंट्रोल होता है और ये इजी भी होता है। वर्टिकल रेजिस्टेंट इज मोस्टली मोनोजेनिक नेचर, तो ये दोनों ही चीजें करेक्ट है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन फर्स्ट विल बी योर आंसर। आगे हम बात करते हैं कि दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं असर्शन रीजनिंग के। तो फील्ड एक्सपेरिमेंट वर्ड रेप्लिकेशन मींस डूइंग समथिंग अगेन एग्जैक्टली द सेम वे रिपीटिंग। ठीक है, रेप्लिकेशन इसी को बोलते हैं। F2 seed cannot be replicated in the field experiment as the genotype of each seed in F2 generation not the same and can't be repeated। अब भाई ये दोनों बात ही बिल्कुल एकदम ठीक है, एक दूसरे की रीजनिंग है। यानी जो आपकी F2 पॉपुलेशन होती है उसके अंदर जैसे सिंगल जीन का इस तरह से अगर आपको प्लांट्स मिल रहे हैं, तो अब ये क्या हो गया, एक डाइवर्स पॉपुलेशन हो गई, यानी कि इसका हर एक प्लांट एक दूसरे से अलग है। तो हम इसको कैसे एक ही प्लॉट पे उसको रिपीट नहीं कर सकते हैं। हम रिपीट किसको कर सकते हैं, जब आपकी पॉपुलेशन एक ही तरह की जीनोटाइप से मिलके बनी हो, उन उन चीजों को तो हम रिपीट किया जा सकता है, पर इस तरह से अगर ग्रुप है तो उसको हम रिपीट नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट विल बी योर आंसर। आगे हम बात करते हैं, अनलाइक मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, बैट्सन एक्सपेरिमेंट विद स्वीट पीज डेमोन्स्ट्रेटेड दैट F2 जनरेशन जीन्स फॉर फ्लावर कलर एंड पोलर लेंथ। अब ये बोल रहा है कि जो मेंडल तो बोलता है कि जो सारे ट्रेड्स होते हैं दे, उनका जो एक तरह से उनमें दो ट्रेड को एक साथ में लेके चलते हैं तो उनमें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है। लेकिन जो बैट्सन एंड पुनेट का एक्सपेरिमेंट हुआ था वो मेनली लिंकेज को शो कर रहा था।
है ना। तो इसको हम बोलते हैं डू नॉट शो इंडिपेंडेंटली, या फिर असॉर्ट इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जो रूल है वो यहाँ लिंकेज में फॉलो नहीं होता। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। फिर हम बात करते हैं, इसमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं टेट्राप्लॉइड और हेक्साप्लॉइड के बारे में। तो इसमें पूछा गया है कि करेक्ट कौन सा है। अब देखो, टेट्राप्लॉइड स्पीसीज टर्जीडियम इज ए एलो पॉलीप्लॉइड, एलो मतलब दो डिफरेंट जीनोम है, तो इसके अंदर टर्जीडियम में कौन से होते हैं, ए और बी। ठीक है। फिर आता है ट्रिटिकम एस्टिवम, ये भी एलोप्लॉइड है क्योंकि एस्टिवम के अंदर क्या होगा, ए बी एंड डी जीनोम, डिफरेंट टाइप के तीन जीनोम्स हैं। फिर पूछ रहा है ट्रिटिकम टर्जीडियम कहाँ से बना है, ट्रिटिकम मोनोकोकम एंड ट्रिटिकम टीमोफिवी। अब ये गलत बात है क्योंकि ट्रिटिकम मोनोकोकम का होता है ए जीनोम और ट्रिटिकम टीमोफिवी का होता है डी जीनोम। बट जो अपना टर्जीडियम है उसका क्या है, कैपिटल ए कैपिटल बी जीनोम, तो ये बात गलत है इसमें। ट्रिटिकम एस्टिवम किससे बना है, ट्रिटिकम टर्जीडियम एंड एजिलोफ्स्टोस्ची, तो ये ठीक बात है क्योंकि डी जीनोम का डोनर यही है। ठीक बात है। तो अब क्या हो गया आपके, इसमें ऑप्शन हो गया फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, सेकंड ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा इसका। आगे अगर हम बात करते हैं तो फॉलोइंग आर द एक्टिविटीज ऑफ डेवलपमेंट एंड रिलीज ऑफ क्रॉप वेराइटी, तो ये सीधा सा क्वेश्चन है। इसमें तो क्या है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, कलेक्शन ऑफ डाइवर्स जीनोटाइप, सबसे पहले कलेक्ट करो, उनमें से फिर क्या करना है आपको, इवेल्युएट करना है, कलेक्शन, इवेल्युएशन, हाइब्रिडाइजेशन, और देन क्या करना है, टेस्टिंग एंड रिलीज ऑफ वेराइटी। तो इसमें हो गया आपका बी, ए, सी एंड डी ऑप्शन। फिर बात करते हैं द प्रोसेस ऑफ टर्निंग ऑन द एक्सप्रेशन ऑफ जीन ड्यू टू एनवायरमेंटल कंडीशन। अब इसको बोलते हैं इंडक्शन, यानी कि एनवायरमेंटल कंडीशन किसी चीज को इंड्यूस कर रही है जीन को फंक्शन करने के लिए, तो उसको बोलते हैं इंडक्शन। कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन का मतलब होता है ऐसी जीन जो कभी बंद ही नहीं होती, वो हमेशा इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द एनवायरमेंट हमेशा काम करती रहती है, उनको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन। ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें से एक है इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस एंड वेरिएबल एक्सप्रेसिबिलिटी, ये मैंने पहले भी जो क्वेश्चन आया था तो बताया था। कंफ्यूज द रिलेशन बिटवीन द जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, बिल्कुल सही बात है क्योंकि इन दोनों में क्या होता है, आपका जीनोटाइप तो होगा बट फिनोटाइप नहीं दिखाएगा, इसलिए हमारे इस तरह की कंडीशंस आती हैं जिसमें इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस एंड वेरिएबल एक्सप्रेसिबिलिटी आती है। रीजन दिया गया है कि प्रोजेनी टेस्ट फॉर मोर देन वन जनरेशन में यूज टू स्टडी द नेचर ऑफ पेनिट्रेंस एंड एक्सप्रेसिबिलिटी एंड एस्टेब्लिश द जीनोटाइप ऑफ प्लांट बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, तो ये दोनों ही चीजें, एक्सप्रेशन भी ठीक है इसकी और ये दोनों सेंटेंस या स्टेटमेंट भी ठीक बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द फर्स्ट अमाइनो एसिड प्रोटीन सिंथेसिस मिथ्योनिन इन यू बैक्टीरिया। अरे भाई ये गलत है क्योंकि यू बैक्टीरिया में क्या होता है, एन फॉर्मिल मिथ्योनिन होता है, ये यही तो एक्सेप्शन है इसका, किसका, नियरली यूनिवर्सल, इसीलिए बोलते हैं इसको द फर्स्ट प्रोटीन सिंथेसिस एंड फॉर्मल मिथ्योनिन आर किया, उल्टा दिया हुआ है एकदम से, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो गए आपके, फॉल्स होते हैं। नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन इन पॉलीपेप्टाइड कंटेनिंग एनी सेवन अमाइनो एसिड गिवन बाई, अब देखो इसमें लिखा हुआ है एनी, इस शब्द को, यानी कि एक्चुअल में हमारे पास में कितने होते हैं, 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं। अब ये पूछ रहा है कि कोई 7 अमाइनो एसिड आपके दिए गए हैं और ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन में कितने पॉलीपेप्टाइड पॉसिबल है, तो क्या करना है हमें, इन 20 अमाइनो एसिड और इन कितनी पोजीशंस है, 7 पोजीशंस पॉसिबल है इनकी, तो हम यहाँ लिख देंगे 7, तो 20 raised to 7 विल बी योर आंसर। तो यहाँ जो ये चीज लिखनी होती है ये क्या होती है, पोजीशंस, तो 7 अमाइनो एसिड की 7 पोजीशंस होगी, टोटल कितने अमाइनो एसिड है, 20, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20:7। तो आज जो ये पेपर डिस्कस किया है ये था JRF प्लांट साइंसेज 2024 का। अब मैंने इसमें जेनेटिक्स जीपीवी के जितने क्वेश्चंस थे उनको सॉल्व किया है, तो टोटल 120 क्वेश्चंस में से अप्रोक्सीमेटली मान के चलो 50 to 55% कहाँ से आए हैं, आपके जीपीवी से। तो जेनेटिक्स आपका मेजर पोर्शन होता है किसमें, प्लांट साइंस के अंदर, तो आपको इस सब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, या फिर मेजर क्वेश्चंस यहाँ से आएंगे क्योंकि ज्यादातर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं वो जीपीवी से ही आते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये हमारा जो डिस्कशन है ये फ्रूटफुल होगा। आगे की वीडियोस में मैं
पिछले जैसे 2023 के, 2022 के, या उससे पहले के जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो कीप सब्सक्राइबिंग, शेयरिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।